हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, वेक्टर हम किसको बोलते हैं? वेक्टर्स आर डीएनए और आरएनए, यानी कि कोई वेक्टर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, यूज्ड टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन जो हमारे डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ट्रांसफ़र कहाँ पे करना बच्चों? इनटू द होस्ट सेल। सो डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करने में जो हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, जो कि कोई डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अब बच्चों को एग्जाम्पल की अगर बात करें कि वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको एक वेक्टर मैं ऑलरेडी काफ़ी बता चुका हूँ उसके बारे में, प्लाज्मिड। मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर था। प्लाज्मिड बच्चों स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम हमारा डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट करके और उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ वायरस भी है जो एज ए वेक्टर काम करते हैं। वायरस में जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस, एक है बच्चों रिट्रोवायरस, एक है बच्चों कॉस्मिड्स, एटसेट्रा। तो ये बच्चों सारे के सारे ही वेक्टर्स हैं जिनमें हम हमारा डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करके और उसको अपने होस्ट तक पहुंचा सकते हैं। देखो प्लाज्मिड तो जो होते हैं वो सर्कुलर हैं। बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी रहती है, आपको पता ही है। और इसके डीएनए के अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। रिट्रोवायरस की शेप कुछ ऐसी दिखती है। कॉस्मिड्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए ये टर्म आपने नहीं सुनी होगी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। कॉस्मिड बच्चों एक तरह का हाइब्रिड वेक्टर होता है। इट इज अ हाइब्रिड वेक्टर। और बच्चों इसको कैसे बनाया जाता है? इस हाइब्रिड वेक्टर को बनाया जाता है कोस सीक्वेंस ऑफ अ लैम्डा फेज वायरस। एक वायरस है लैम्डा फेज, लिख देते हैं वायरस। उसकी कोस सीक्वेंस ली जाती है और उसकी कोस सीक्वेंस को मिला दिया जाता है प्लाज्मिड के साथ में, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और कोस सीक्वेंस किसकी? लैम्डा फेज वायरस की। इन दोनों को मिलाने से जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर को बोलते हैं बच्चों कॉस्मिड वेक्टर। सो इसीलिए इसको हाइब्रिड वेक्टर बोलते हैं। देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है बच्चों, कॉस्मिड। लास्ट का जो मिड है वो प्लाज्मिड से निकला है, प्लाज्मिड का कॉस्मिड। तो लास्ट का जो मिड है वो प्लाज्मिड का, और कोस है जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कोस सीक्वेंस को मिलाने से बनाया गया है। तो बच्चों ये कुछ वेक्टर्स हो गए। अब देखते हैं कि वेक्टर्स की मेन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप एक आइडियल वेक्टर किसको बोल सकते हैं? बच्चों आप एक आइडियल वेक्टर उसी को बोल सकते हैं जिसके अंदर 5 मेन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। सो 5 मेन प्रॉपर्टीज। अगर बच्चों किसी वायरस के अंदर अगर बच्चों किसी वेक्टर के अंदर ये 5 मेन प्रॉपर्टीज ना मिले तो आप उसको आइडियल वेक्टर नहीं बोल सकते। सो कौन कौन सी 5 मेन प्रॉपर्टीज है? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एक वेक्टर के पास ORI साइट होनी चाहिए। अ वेक्टर मस्ट हैव एन ORI साइट, है ORI साइट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा ROP होनी चाहिए। A vector must have restriction site.
रेस्ट्रिक्शन साइट को बच्चों बोल सकते हैं क्लोनिंग साइट। ये भी वेक्टर के पास होनी चाहिए। चौथी चीज क्या है, वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज, छोटा होना चाहिए साइज में। और पांचवी चीज है कि एक वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टीज अगर किसी वेक्टर के पास नहीं है, इनमें से अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी किसी वेक्टर के पास नहीं है तो आप उसको आइडियल वेक्टर या बेस्ट वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं बच्चों कि क्या रोल रहता है इन प्रॉपर्टीज का किसी वेक्टर के अंदर। सबसे पहला है बच्चों ORI साइट। ORI साइट का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और बच्चों ORI साइट का रोल क्या रहता है, ORI साइट के 2 रोल रहते हैं बच्चों। पहला तो जो रेप्लिकेशन होती है वो स्टार्ट इसी से होती है। अगर ORI साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। दिस इज द इनिशिएशन पॉइंट। रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है बच्चों ORI साइट से। DNA पॉलीमरेज यहीं से शुरू करता है रेप्लिकेशन करना। और दूसरा रोल रहता है ORI साइट का कि ये डिसाइड करती है कि प्लाज्मिड की कितनी कॉपी होनी चाहिए। सो इट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई होस्ट सेल है और इसके अंदर हमने अपना वेक्टर डाल दिया, जिस वेक्टर के पास क्या है, हमारा डिजायर्ड जीन है। तो अगर इसके पास ओरी होगी तो वो ओरी डिसाइड करेगी कि इस प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज़ होनी है। 2 कॉपी होनी है, 4 होनी है, 5 होनी है, 100 होनी है, 50 होनी है। वो कॉपी नंबर डिसाइड करने का काम होता है ORI साइट का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ROP प्रोटीन का क्या रोल रहता है। ROP क्या है बच्चों, देखिए ROP की फुल फॉर्म होती है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। इट इज रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। बच्चों ये क्या काम करता है, जो ROP है ये एक तरह का जीन है और इसका काम होता है ये कुछ इस तरह के प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस जीन मेक दोज प्रोटीन्स that help in replication। इसका एक और फंक्शन होता है बच्चों, ये भी कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड इनसाइड द सेल। तो ये 2 फंक्शन है बच्चों। ORI साइट का जो फंक्शन था वही ROP का है कि दोनों ही कॉपी नंबर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ROP कुछ वैसे प्रोटीन्स भी बनाता है जो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। देखो बच्चों, अगर ORI साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, अगर ROP नहीं होगी तो वो प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे जिससे रेप्लिकेशन हो पाए। तो दोनों का होना जरूरी है किसी भी वेक्टर के अंदर। अब तीसरी चीज है बच्चों, देखिए हमने तीसरा लिखा था क्लोनिंग साइट को। और क्लोनिंग साइट को हमने और क्या बोला था, रेस्ट्रिक्शन साइट। ये क्या है बच्चों, इसका क्या रोल रहता है। एक्चुअल में जो एंडोन्यूक्लियस कट करता है
वो इसी के ऊपर कट लगाता है। मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड है, तो इसमें जगह जगह अगर क्लोनिंग साइट नहीं होगी तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं लगा पाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होती है जो इसको के ऊपर होनी चाहिए, तभी तो वो कट लगा पाएगा, है ना। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट ओवर दिस, और कट लगने के बाद में क्या होता है, हम उस सीक्वेंस में अपना उस स्पेस में हमारा डिजायर्ड जीन लाइगेट कर देते हैं। सो देन डिजायर्ड जीन is ligated in this cloning site। कि मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट लगाया, और कट लगाने के बाद में इस कट के अंदर हम हमारा डिजायर्ड जीन जो होगा वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। तो क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है अपनी पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान के, और उसके बाद हम हमारा डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट एक बात जरूरी है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है, एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ओनली वन। ओनली वन क्लोनिंग साइट। किसके लिए? एक एंडोन्यूक्लियस के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप सबको पता है इको R1 का मैंने करवा दिया था आपको प्लाज्मिड वाले में कि इको R1 कौन सी सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, इको R1 GAATTC सीक्वेंस को फाइंड आउट करके और कट लगा देता है। मान लीजिए कि ये सीक्वेंस यहाँ पे है, तो इको R1 यहाँ पे कट लगा देगा। लेकिन अगर यही सीक्वेंस यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो इको R1 यहाँ पे भी कट लगा देगा, यहाँ पे भी कट लगा देगा, और जगह जगह कट लगेगा, तो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है ये खराब हो जाएगा बच्चों। जगह जगह जीन को इंसर्ट करने में दिक्कत होगी, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा ये। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये वेक्टर में सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट हो। एक एंडोन्यूक्लियस के लिए जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होनी चाहिए। अलग अलग एंडोन्यूक्लियस के लिए वो अलग अलग होगी। मान लो यहाँ पे इको R1 कट लगा रहा है, यहाँ पे कोई और एंजाइम कट लगा सकता है जैसे कि HIND3, यहाँ पे कोई और कट लगा सकता है जैसे कि SEL1, ऐसे यहाँ पे कोई और कट लगा सकता है BAMH1। लेकिन सबकी सीक्वेंस सिर्फ एक ही प्रेजेंट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो हमारा वेक्टर खराब हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों कि जो हमारा वेक्टर है इट शुड बी स्मॉल इन साइज। अब छोटा क्यों होना चाहिए बच्चों? देखो बच्चों, मान लीजिए ये अपनी होस्ट सेल है, तो हमने क्या किया, ये हमारा हो गया वेक्टर, और वेक्टर के अंदर ये हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया हमने डिजायर्ड जीन। अब बच्चों अगर ये वेक्टर साइज में बड़ा होगा तो होस्ट सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, है ना। इस वेक्टर की एंट्री ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसको बड़ी दिक्कत होगी होस्ट सेल के अंदर जाने में। तो हम चाहते हैं कि इसका साइज छोटा हो ताकि ये जो सेल के अंदर जो पोर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, वहाँ से ईजिली सेल के अंदर एंटर कर जाए। तो इट शुड बी स्मॉल इन साइज। अब बच्चों देखो, जितने भी अभी तक हमने किए हैं ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर कुछ भी ना हो तो काम नहीं चलेगा। देखो ORI साइट नहीं होगी और ROP साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होगी। ROP नहीं होगा तो वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट नहीं होगी तो हम अपना डिजायर्ड जीन लाइगेट कहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो तो वहीं लाइगेट करेगा जहाँ पे एंडोन्यूक्लियस कट करता है। और अगर एक वेक्टर साइज में छोटा नहीं होगा तो वो होस्ट में ही नहीं जा पाएगा। तो देखा हमने कि
ये सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज़ है कंपलसरी है एक वेक्टर के अंदर होनी, तभी हम एक वेक्टर को बेस्ट वेक्टर बोल सकते हैं। अब बच्चों लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या होता है बच्चों? सिलेक्टेबल मार्कर, एक वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत कंपलसरी है बच्चों। इसका रोल होता है ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को सेपरेट करना। तो ये क्या करता है? इट हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स and help in elimination of non-transformant cells। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से अलग करता है। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी होती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी होती है? तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हम उसको बोलते हैं जिसमें एक्चुअली कोई डीएनए एंटर करता है। ट्रांसफॉर्मेंट सेल उसको बोलते हैं जिसमें डीएनए हैज़ बीन एंटर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये है हमारा वेक्टर और ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो एक्चुअल में हम ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, और कुछ वेक्टर ऐसे भी होंगे जिनमें डिजायर्ड जीन एंटर नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुके हैं और कुछ प्लाज्मिड अभी ऐसे कैसे पड़े हैं, उनमें डिजायर्ड जीन ने एंट्री नहीं की है। अब बच्चों जब हम इनको होस्ट सेल में एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी होस्ट सेल होगी, these all are host cells may be E. coli। अब जब हम इनको एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो कुछ सेल के अंदर ये डीएनए एंटर कर जाएंगे और कुछ के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो जिसके अंदर उन्होंने एंट्री की है उन सेल्स को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ये बच्चों जिसमें एंट्री की है ये सारी हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिस सेल के अंदर एंट्री नहीं हुई है डीएनए की, इनको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब बच्चों जब हम इनको कल्चर करवाएंगे तो हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अगर कल्चर करवाते हैं तो कल्चर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी सेल्स को, सभी होस्ट सेल को अगर हम कल्चर करवा देते हैं एक मीडिया के अंदर, तो हमें उसमें फूड आइटम्स डालने पड़ेंगे सेल्स को ग्रो करवाने के लिए। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास तो डीएनए ही नहीं है। अगर इन सेल्स को हम मीडिया में ग्रो करवाते हैं तो ये मीडिया को वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि ये ग्रो करें, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ वही सेल्स ग्रो करें जिनके पास डीएनए ने एंट्री की है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सेल ही ग्रो करें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ना करें। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट तभी कर पाएंगे ना बच्चों जब हम उनको पहचान पाएंगे कि एक मीडिया के अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान करने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर को। अब सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? सिलेक्टेबल मार्कर में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। मैं कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में सिखाऊंगा बच्चों। अभी सिर्फ इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अलावा बच्चों हम एक यूज़ कर सकते हैं एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में हम एग्जाम्पल लेते हैं लैक-जेड जीन का, जो एक खास तरह का एंजाइम कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम, इस प्रोसेस की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। तो बच्चों देखा आपने कि इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स एक वेक्टर के पास होने चाहिए, तभी हमारा जो वेक्टर होगा वो एक बेस्ट वेक्टर कहलाएगा। तो इतना ही है बच्चों आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर को डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।